नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सेवा परीक्षा 2019 में रैंक 131 हासिल करने वाले देहरादून के मिस्टर पवन गोयल। पवन जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक्स अ लॉट सर। तो पवन से हम जानेंगे कि इन्होंने एग्जाम किस तरह से इसकी तैयारी करी, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर, और इनकी जो सफलता है इन्हें किस तरह से मिली, क्या जर्नी रही। इन सभी सवालों में हम जाएंगे, इनसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पवन जी, सबसे पहली चीज ये बताइए कि आप की पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपने कॉलेज ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है। सर मेरे फादर इंडियन रेलवेज में है, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ जॉब मैंने काफ़ी जगह पढ़ाई करी है, बट मेनली मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। एंड फर्दर मैंने ग्रेजुएशन भी बीटेक करी है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई फ्रॉम DTU। तो मेनली मेरी एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। तो सर ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो आपने ग्रेजुएशन किस साल में खत्म किया था। सर 2017। ओके, और फिर आपने जॉब के लिए ट्राई किया या फिर सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए थे। सर कॉलेज से प्लेसमेंट लग गई थी, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगा मैं सिविल सर्विसेज की, क्योंकि जो जहाँ पे जॉब लगी थी वहाँ पे उसके साथ प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो 7 in the morning to 7 in the evening की जॉब थी वो। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी। ओके। ओके, तो आपने 2017 में ग्रेजुएशन के साथ ही अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया था या फिर तैयारी करके एक साल बाद प्रॉपर्ली अटेम्प्ट दिया था 2018 में। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 8 सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी। इनफैक्ट जब फरवरी मार्च में फॉर्म निकलता है तभी मैंने स्टार्ट करी थी, तो 2-3 महीने पढ़ के मैंने दे दिया था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि इनिशियली जब मैंने सोचा था मैं यूपीएससी करूंगा, तो मतलब मेरे आसपास के जो दोस्त थे सब कह रहे थे कि नहीं नहीं यार, ये तो एवरेज लोगों के लिए है ही नहीं एग्जाम, और मतलब कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जो लोग होते हैं वही क्लियर करते एग्जाम को, तो होगा नहीं होगा, वैसी बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा था चलो ठीक है, 2-3 महीने तैयारी करके देखते हैं और लेट्स सी कि मैं कर, मतलब इज इट फॉर मी और नॉट, कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो फिर 2-3 महीने पढ़ के अराउंड 90 आ गए थे प्रीलिम्स में मेरे। तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये तो डुएबल है, तो मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन देना चाहिए इसे। ओके, तो आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर देखा उसके बाद आपको लगा कि आप कर सकते हैं इसको, जब 3 महीने की तैयारी के साथ आप 90 मार्क्स लेकर आए, तो सेकेंड अटेम्प्ट यस के लिए सर। फिर आपने अपनी तैयारी कैसे करी। क्या आप सेल्फ प्रिपरेशन करते थे या फिर आपने दिल्ली में क्लासेस ज्वाइन करी और क्लासेस के थ्रू तैयारी करी। सर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी दोनों, मतलब जीएस के लिए एंड ऑप्शनल के लिए भी, और क्लासेस के साथ ही तैयारी करी थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, बट मेंस में मेरा रह गया था बिकॉज ऑफ पुअर मार्क्स इन ऑप्शनल। एंड अल्टीमेटली सर थर्ड अटेम्प्ट में हो गया मेरा। ओके, तो आपका ऑप्शनल क्या था। आपने ऑप्शनल क्या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया या फिर कोई ह्यूमैनिटीज का। सर मैंने ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। ओके, एनी रीजन बिहाइंड चूजिंग सोशियोलॉजी। सर इसका रीजन था कि ऑप्शनल, मतलब जैसे मैंने भी बाकी टॉपर स्टॉक सुने थे तो वो यही कह रहे थे वो ऑप्शनल लीजिए जिसमें पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो समहाउ मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ के मेरा और पढ़ने का मन नहीं था, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था। फिर मैंने सोशोलॉजी का सिलेबस देखा और उसका सिलेबस मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि हाँ ये कर पढ़ने में मजा भी आएगा और ये हो सकता है, तो इसलिए ली थी सर सोशोलॉजी। एंड सर ओके। दूसरा रीजन ये था कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी एक ऐसे सोशल इश्यूज पे आ ही जाता है। प्लस GS1 में भी सोसाइटी के एक पार्ट तो होता ही है, मतलब अराउंड 1/3 पेपर सोसाइटी का आता है, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, तो ये सोच के मैंने सोशोलॉजी लिया था। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई इंजीनियर्स हैं जो इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उनमें ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रखें कॉलेज में जो उन्होंने पढ़ा था या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज करें ताकि उससे जीएस में मदद रहे। तो उनके गाइडेंस के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता था, तो आपने इसका काफी अच्छे से जवाब दिया। आई थिंक। सर एक एक चीज सर, बस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें, कि सर ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट ले। मतलब ये सब डिपेंड करता है, अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग में आप कंफर्टेबल है, आपको मजा आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा आप अपने इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट लीजिए। तो आप एक बार देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी मतलब आपको कम से कम 2 साल तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, गो फॉर इट। आपको लगता है नहीं पढ़ना, देन चूज एनी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। ओके, तो आपने जब मेंस दिया अपने सेकेंड अटेम्प्ट में यानी 2018 में, तो उस समय आपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे कि कुछ नोट्स प्रिपरेशन या फिर डेली आंसर राइटिंग, किस तरह से आपने मेंस की तैयारी करी। सर पहले हाँ मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे सर। तो मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि जैसे जीएस में आप देखेंगे तो GS1 आपको थोड़ा स्टैटिक है, पर GS2 एंड GS3 तो पूरा ही डायनामिक है। तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे, तो आप सिलेबस है उसमें हर टॉपिक से आप 2-3 पेजेस के नोट्स बना लीजिए। टू गिव एन एग्जाम्पल सर, अगर मैं दे सकूं कि एक लेबर रिफॉर्म्स है मान लीजिए,
ठीक है, तो मैं हर टॉपिक को पहले फैक्ट्स लिखता था, मतलब 4-5 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देता था अपने नोट्स को। पहले फैक्ट्स लिखता था कि मान लीजिए कि लेबर लॉस के रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स है मेरे पास, उसके बाद चैलेंजेस क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसे एड्रेस करने के लिए, कि मान लीजिए कि कोर्ट बिल आए ऑन वेज, ये हम 4 कोर्ट्स लेके आ रहे हैं लेबर लॉस, ये उसके बाद वे फॉरवर्ड और अल्टीमेटली कंक्लूजन। तो सर इन 5 हेडिंग्स में मैं अपने सारे नोट्स को डिवाइड कर देता था, और ऐसे हर टॉपिक पे 1-2 पेजेस के नोट्स थे, क्योंकि अल्टीमेटली सर मेंस में क्या गेम है, मेंस में ये है कि आप 3 घंटे में 20 आंसर लिख सके, जिसमें से कुछ एवरेज हो गए, कुछ अबव एवरेज हो गए, कुछ बहुत अच्छे हो गए। और आप 1 पेज या 2 पेज के नोट से ज्यादा पढ़ेंगे भी तो ये आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, भी ना आपके पास टाइम और स्पेस होगा लिखने के लिए। तो नोट्स को लेके मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी। ओके, आपने ऐसे की प्रिपरेशन के लिए क्या तरीका अपनाया? सर ऐसे के लिए 2-3 चीजें करनी जरूरी है। एक तो कि आप हर जो मेजर टॉपिक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, इन्वायरमेंट, इन सब पे आपके पास 2-3 कोर्स होने चाहिए, या आपके पास एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। कि मान लीजिए कि आपने एजुकेशन है, तो एजुकेशन पे कहीं पे अच्छा, कि फिनलैंड में अच्छा है कुछ, ये वाटर कंजर्वेशन में नेदरलैंड्स कर रहा है, तो आपके पास कुछ इनोवेटिव एग्जाम्पल्स होगी, तो आपके ऐसे को स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से। बाकी तो सर आपके जीएस का मटेरियल हेल्प करता है ऐसे में। और सर इसमें अप्रोच में 2 तरीके की जरूरत है, कि आजकल क्या हो रहा है, 2 साल से एक कंपलसरी फिलोसफिकल ऐसे आ रहा है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मतलब हम लोग, मैं कंफर्टेबल नहीं था तो फिलोसफिकल एसेस लिखने में। तो मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस करिए फिलोसफिकल एसेस, और उसकी अप्रोच आप ऐसे रखिएगा कि इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी आपको। टू गिव एन एग्जाम्पल, जैसे इस बार एक ऐसे आया था कि व्हाट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल माइट नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी। अब आप इसमें 1200 वर्ड्स में आप खाली थ्योरी नहीं लिख सकते, आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसे एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे। कि मान लीजिए आप अशोका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कि इनिशियली ही वांटेड टू बिकम अ कॉन्करर, और वो अपने खुद पे पर्सनल इंटरेस्ट क्लिक कर रहे थे, बट आफ्टर कलिंगा वॉर ही रियलाइज्ड कि अच्छा, इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। या कोई आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो गए आपके, नीरव मोदी या विजय माल्या, उन्होंने खुद अपनी पर्सनल ट्रीट लिखी, बट सोसाइटी को हार्म हुआ। तो ऐसे फिलोसफिकल ऐसे में आप अलग अलग डायमेंशन, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल रिलेशन, अब जितने मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल दे सकते हैं, बीट फिलोसफिकल ऐसे या फिर जीएस ओरिएंटेड भी ऐसे, उतना आपको हेल्प करेगा। एंड सर जहाँ तक जीएस ऐसे की बात होती है, वो तो आपका नॉर्मली जो आप जीएस के हम पढ़ते हैं उसी से ही आपको मटेरियल मिल जाएगा, ये है। एंड सर लास्टली कोई भी ऐसे है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन पर्सनली एनेक्डोट से स्टार्ट करता था, कोई पर्सनल एनेक्डोट मेरी लाइफ का, या मैं कोई भी कहानी बना लेता था, कोई भी एक फिक्शनल कैरेक्टर आप बना लीजिए। और जो मेरा इंट्रोडक्शन होता था, मान लीजिए मैंने कोई सीता नाम का कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया इंट्रोडक्शन में से के, तो कंक्लूजन में भी मैं उनका नाम लेता था कि अच्छा, कि we need to ensure that education is accessible to all so that people like Sita can have a bright future, ऐसे करके। तो सर ये अप्रोच होती थी मेरी ऐसे को लेके। ओके, ऐसे के बाद एथिक्स का पेपर, एथिक्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करी आपने, या केस सिनेरियोस को कैसे सॉल्व करते थे? सर तो बेसिकली मैंने लेक्सिकन बुक पढ़ी थी, उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली, बट ऐसे में क्या है कि आपकी नॉलेज बेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, और उसे आपको कैसे करना है। उसमें यह है कि आप अगेन जैसे इससे में अप्रोच किया, थ्योरी तो लिखेगी ही, बट उसके साथ आप एग्जाम्पल जरूर कोट करिए। तो आप एग्जाम्पल हर चीज पे, मान ले आपके जो भी कीवर्ड्स दे रखे हैं सिलेबस में, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, प्रोबिटी, आप उन सबकी डेफिनेशन बनाइए। फिर आप एग्जाम्पल अपनी पर्सनल लाइफ से बनाइए, और एक एग्जाम्पल फ्रॉम अ फेमस पर्सनालिटी। तो आप अगर आप इन एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा। टू गिव एन एग्जाम्पल, सर मान लीजिए एम्पैथी पे आया क्वेश्चन, तो हम दे सकते हैं कि एक्टर सोनू सूद हेल्प माइग्रेंट्स टू गो बैक टू देयर होम्स ड्यूरिंग द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। तो आप ऐसे रियल लाइफ में, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं एथिक्स में। सिमिलरली सर केस स्टडीज में भी, केस स्टडीज में आपके आंसर एक तो प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये नहीं कि बहुत आइडियलिस्टिक हो रहे हैं या बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि नहीं सिस्टम में तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए, और थोड़े मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए कि अच्छा आप लीगली आप क्या कर सकते हैं, रूल के हिसाब से आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर से मदद ले सकते हैं, आप रिलीजियस लीडर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये थोड़े मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए केस स्टडीज के आंसर। ओके, आपने जैसा बताया कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखने जरूरी हैं, तो आप ये डेली न्यूज़पेपर जब पढ़ते थे तो उसमें आपने कुछ नोट्स बनाते थे, या फिर उससे एग्जांपल उसी दिन नोट कर लेते थे, या फिर ये आपके दिमाग में आपको याद रह जाता था सब कुछ? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई होगा जिसे सब कुछ याद रहता होगा। मतलब अगर आपको याद भी रहेगा तो 1-2 महीने तक याद रहेगा। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पल एक जगह लिख लेता था, जैसे मैंने आपको नोट्स बताए थे कि मैं हर चीज पे नोट्स बनाता था, वैसे मान लीजिए मैं एथिक्स के नोट्स बनाता था, तो मैंने एम्पैथी पे नोट बनाया, उधर ही मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि अच्छा सोनू सूद पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं,
ये गुजरात में एक लेडी कांस्टेबल थी रिसेंटली जो न्यूज में थी, तो आप उनका इंटीग्रिटी के में आप कोट कर सकते, तो ऐसे में कोट करके रखता था, मतलब जिसे आप यूज कर सके उन्हें। ओके। और मेरे ख्याल से आप क्योंकि रीसेंट एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं, तो आप अभी भी तैयारी वाले मोड में हैं, आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे थे कि एग्जांपल्स को नोट किया जाए। एम आई राइट? यस सर, एग्जैक्टली। उसका रीजन ये क्योंकि सर बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, मतलब आपको पता नहीं आपको होगा नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर अच्छा दोबारा तो देना है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, आप इतने पास है, तो व्हाई नॉट मतलब ट्राई अनदर अटेम्प्ट। बिल्कुल। तो चाहे आप इंटरव्यू देकर आए हो, फिर भी आपको ये जो हार्ड वर्क है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तभी आप अपना ड्रीम जॉब जो है आईएएस सर्विस को पा सकेंगे। तो हमने ऐसे एथिक्स की बात कर ली, मेंस की बात करी। मैं प्रीलिम्स के एक एस्पेक्ट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और कई इंजीनियर्स को ये लगता है कि सी सैट पे इतनी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सी सैट के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, या फिर प्रैक्टिस की आवश्यकता है? सर किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मतलब कि हाँ हम सबको लगता है इंजीनियर्स है तो सी सैट की ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप 2-3 दिन लगाइए और अपनी रिवाइज कीजिए, और कम से कम एक पेपर सॉल्व करके देखिए, पहले पिछले साल का 2019 का पेपर उठा लीजिए और देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके। आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं। अगर आपके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, 150 160 आ रहे हैं, फिर तो रहने दीजिए। बट अगर आपके कम आ रहे हैं, आपके 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, 2-3 दिन जरूर लगाइए उस पर, क्योंकि बहुत दुख होगा कि आपका वैसे तो पेपर क्लियर हो जाता पर खाली सी सैट की वजह से नहीं हुआ। ओके। तो हमने प्रीलिम्स की बात करी, मेंस की करी, अब हम आते हैं इंटरव्यू पर। तो आपने जब पहली बात तो ये, जब आपने मेंस दिया था तो हाउ अश्योर्ड यू वेर कि मेरा इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा? यानी कि अगर आप 100 में से कहें तो कितना परसेंट श्योर थे आप कि इंटरव्यू कॉल आएगा? सर मतलब आई वॉज प्रिटी श्योर। उसका रीजन ये था कि जब मेरा 2018 में नहीं हुआ था, तो मेरे सोशोलॉजी में 236 मार्क्स थे, और मैंने कुछ 15 नंबर से लगभग मेंस की कट ऑफ मिस करी थी। तो इस बार मैं मतलब मेरा पेपर सोशोलॉजी का अच्छा गया था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं इंटरव्यू में तो आ ही जाएगा कॉल, पर बात यही थी बस कि कितने मार्जिन से मेंस क्लियर होता है, एक वो डाउट था। ओके। और अच्छे मार्जिन से क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, एटलीस्ट टॉप 200 300 में रैंक चाहिए, तो यू नीड टू क्लियर इट बाय एटलीस्ट अ फ्यू गुड मार्जिन। तो यस सर, मतलब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका इंटरव्यू किस लाइन पर हुआ? किस तरह के आपसे सवाल पूछे गए? और ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? सर नॉर्मली ये होता है कि वही कहते हैं, मतलब कहीं पे भी मॉक्स देने जाए यही कहते हैं कि अच्छा डैफ प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और उसी में से आएगा। मैं भी वही करके गया था, बट वो सब धरा का धरा रह गया जब यूपीएससी का इंटरव्यू मेरा चालू हुआ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू थोड़ा अलग सा गया था। मेरे इंटरव्यू में नॉर्मली मुझसे 3 चीजें पूछी गई थी। पहली बात डिफेंस से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी कि अच्छा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स कितने इंडिया में, नंबर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है, अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन कौन कौन सी होती है। फिर दूसरा था हेल्थ के ऊपर पूछा गया था मुझसे कि अच्छा की रिसेंट स्कीम्स कौन कौन सी हेल्थ केयर में, तो मैंने बताना चालू कि आयुष्मान भारत है। तो उन्होंने फिर पूछा नहीं नहीं आपने क्या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में नहीं पूछा, जो 2005 की स्कीम है, 15 साल पुरानी स्कीम वो पूछ रहे थे रिसेंटली कह के। तो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड था, ये परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी है। और तीसरा था सर मिसलेनियस क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू कि अच्छा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है, ये 2020 जो है वो लीप ईयर है, सो व्हाई इज इट कॉल्ड लीप ईयर, मतलब व्हाट आर वी लीपिंग इन दिस। तो सर मेरा इंटरव्यू काफी अनप्रिडिक्टेबल लाइंस पे गया था, जो नॉर्मली होता नहीं है। तो इससे मैं 2-3 चीजें ही कहना चाहूंगा, मतलब अगर किसी को सीखना है इससे कि ए कि आप मॉक्स तो दीजिए, पर जो इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट आती है, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं आपको मिल जाएगी, आप उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछते हैं वो अलग होते हैं जो हम मॉक देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर बी प्रिपेयर्ड की इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्टेज इंटरव्यू है। तो आप जितना ज्यादा मेंस में स्कोर कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा, डोंट रिलाई ऑन इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू आपका दिन खराब है तो 150 जा सकता है, आपके दिन अच्छा तो 190 भी जा सकता है। एंड तीसरी चीज, इंटरव्यू में सर डोंट लूज योर कूल। वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, और वो आई थिंक सो चेक करना चाहते हैं कि आप नर्वस तो नहीं होते हैं, या आप मतलब कि आप अपना कंपोजर आप मेंटेन कर पाते नहीं कर पाते हैं, तो वो जरूर मेंटेन कीजिएगा इंटरव्यू में। ओके। सो ये लीप ईयर जैसे जो सवाल हैं ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप सही कह रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है इंटरव्यू, तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने फाइनल रैंक के लिए। ऑलवेज गिव योर मैक्सिमम एफर्ट फॉर मेंस। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया कि मॉक से यहाँ पर आपके लिए फायदा नहीं हुआ है आपको, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग बेसिकली। तो सर इंटरव्यू एक देने। चीज बस, हाँ बताइए बताइए। सर मॉक्स का ये देने का फायदा है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं
कि मतलब कि आप 5 सीनियर लोगों को, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको ग्रिल कर रहे हैं, आपको उसकी आदत हो जाती है, तो वैसे वो बहुत बेनिफिशियल है। बट खाली उस पे मत रिलाई कीजिएगा कि अच्छा मेरा मॉक अच्छा चला गया तो मतलब मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन थोड़े यूपीएससी ओपन एंडेड पूछता है, जैसे व्हाट इज एमएसएमई, ठीक है, स्पीक ऑन स्टार्टअप फॉर 5 मिनट्स। तो आप ऐसे भी आप जब ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे तो कोई बेटर आप एनालाइज कर पाएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ओके। वैसे मैं ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहता हूँ कि क्या आपका इसके डैफ में कोई आपके हेल्थ या फिर डिफेंस से कोई रिलेशन था? आई मीन एनी प्रोजेक्ट यू डिड और एनीथिंग मेंशन्ड इन द डैफ, या फिर ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया था बिना किसी कंटेक्स्ट के? सब बिना किसी कंटेक्स्ट के पूछा गया था, एग्जैक्टली exactly। तो मैंने यही कहा था कि जैसे मेरा इंटरव्यू थोड़ा अलग था, नॉर्मली लोगों से डैफ से रिलेटेड पूछते हैं, मुझसे मतलब इनफैक्ट उन्होंने मेरा डैफ खोल के भी नहीं देखा, आई थिंक सो। तो मतलब मेरा बिल्कुल अलग था इंटरव्यू इस रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आई थिंक, कि डैफ पर ही निर्भर ना रहें, आप थोड़ा सा दूसरा भी अपना दायरा खुला रखें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, आसपास जो हो रहा है उस पर भी नजर रखें, उनसे भी डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको क्या लगा था कि आप क्लियर कर जाएंगे इस बार, जिस तरह का इंटरव्यू दे के आए? सर पता नहीं सर, डाउट था, मतलब जैसे इंटरव्यू गया था, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था इंटरव्यू। सो लेट्स सी, जब मार्क्स आएंगे तब आइडिया लगेगा कि मतलब कि क्या जज कर रहे थे वो इंटरव्यू में, या कैसे नंबर आते हैं, तब थोड़ा मैं और बता पाऊंगा। ओके, तो वैसे आपने अच्छी रैंक हासिल कर ली है, 131 रैंक बहुत ही अच्छी रैंक है। पवन जी, आपने कौन से सोर्सेज को फॉलो किया? ये सवाल मुझे एक्चुअली पहले पूछना था बट अभी पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सोर्सेज के बारे में बताइए कि आप जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हैं उन्हीं को फॉलो करते थे, या फिर आपने कुछ एडिशनल बुक्स भी पढ़ी थी? सर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो किया था, बस एक इसमें छोटी सी चीज थी, जो हिस्ट्री है, नॉर्मली हम आर एस शर्मा सर या सतीश चंद्र सर की बुक्स पढ़ते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी जो है हमारी। बट मैं कहूंगा कि अब न्यू एनसीईआरटी पढ़िए 11th एंड 12th की। उसका रीजन ये है कि पिछली बार प्रीलिम्स में वर्बैटम एज इट इज लाइंस उठा के उन्होंने पूछ लिया था न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा बस है कि सारी बुक सोर्स जो भी है वो आप वही फॉलो कीजिए, बस हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ओके। ओके। और क्या आप ऑनलाइन सोर्सेज पर निर्भर करते थे, या फिर कंप्लीटली प्रिंटेड मटेरियल पर आप डिपेंडेंट थे? सर मैं ऑनलाइन सोर्सेज पे भी डिपेंड करता था, जैसे बहुत सारी साइट्स है, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, फोरम, आई एस बाबा, या यूट्यूब पे आ जाइए तो सर मैं आपके और प्रशांत धवन सर के वीडियो सुनता था स्टडी आईक्यू पे। या इनफैक्ट सोशोलॉजी के लिए भी सर एक स्लीपी क्लासेस करके है, अगर किसी को देखना तो वो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सोर्सेज पे भी मैंने यूज किया, मतलब काफी हेल्प ली है। बस खाली एक छोटी सी ध्यान रखने की जरूरत है, अक्सर क्या होता है लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट क्लिप महिपाल सर का कोई देख लेता वीडियो स्टडी आईक्यू पे, वो यूट्यूब खोलते हैं और कोई मूवी का रिकमेंडेशन आ जाता है, कोई मूवी का आते हैं, बस वो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। वो एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर है, वो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करते हुए। बिल्कुल, आप पढ़ाई के 2 टैब खोलते हैं और साइड में 10 टैब आपके खुल जाते हैं मूवीज के, ट्रेलर्स के, या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस के। तो ये नहीं करना है, ट्राई एग्जैक्टली। टू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। और एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक पॉइंट याद आया है, मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे ये सजेशन दिया था कहीं पर कि उन्होंने क्या कर रखा था कि 2 प्रोफाइल बना रखी थी गूगल पे, यूट्यूब पे। तो एक प्रोफाइल से वो सिर्फ पढ़ाई करते थे, तो उनको रिकमेंडेशन ही पढ़ाई के वीडियोस का आता था, एंड सेकंड प्रोफाइल ही यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड व्हाटएवर अदर थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। तो 2 प्रोफाइल रखिए, जब पढ़ाई कर रहे हैं तब केवल पढ़ाई वाली प्रोफाइल में लॉगिन रखें, ताकि आपको वहां कोई सजेशन भी नहीं आएगा यूट्यूब की तरफ से दूसरा। तो चलिए, आप सोर्सेज के बारे में आपने बातचीत कर ली, और अब फाइनली आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, कोई आपने जो सीखी हो पिछले 2 साल 3 साल में, वो आप बताएं हमारे भविष्य के एस्पिरेंट्स को। सर मैं ये कहूंगा देयर आर नो मीडियोकर पीपल, देयर आर ओनली मीडियोकर एफर्ट, ठीक है। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, और आप अगर पूरी मेहनत से आप एफर्ट करेंगे एंड इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, आप पक्का सक्सीड होगे इस एग्जाम में, ठीक है। एंड ये एग्जाम नॉलेज से ज्यादा पेशेंस और पर्सिवियरेंस का है, कि मतलब जिस इंसान ने हर रोज उठ के अच्छा कि 6 से 8 घंटे पढ़ ले वो, ठीक है, 2 सालों तक, मतलब कि 2 साल इज द मिनिमम टाइम, क्योंकि एक साल का आपको एग्जाम साइकिल ही होता है, तो वो क्लियर कर सकता है इस एग्जाम को। तो खुद पे भरोसा रखिए, पेशेंट रखिए, एंड बी डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ट्रांजिएंट सी फीलिंग होती है कि अच्छा कि आज तो मैंने कोई वीडियो देखा या कोई टॉपर टॉक सुनी, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते तक मोटिवेशन रहता है। पर जो चीज आपको ये एग्जाम क्लियर कराएगी वो है डिसिप्लिन। आप टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। सो एंड बस ऑल द बेस्ट, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप सो वो एग्जाम क्लियर करें और उनको उनकी ड्रीम जॉब मिले। ओके पवन जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर स्टडी आईक्यू। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आई एम श्योर यू विल मेक अ गुड ऑफिसर, एंड विद दैट वी वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।